हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। देखिए, ये आपके सोशल साइंस का नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मुद्रा और साख के बारे में। मुद्रा यानी कि मनी, आपको अच्छे से पता है मनी के बारे में, यानी कि पैसा। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं साख की, तो साख को बोला जाता है क्रेडिट। अब देखिए, जो साख है ना, साख के आपके कई रूप होते हैं। हम सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है। देखिए, आप ऐसे समझिए, आपके अकाउंट में, भाई आपने अकाउंट खुलवा रखा है, और जब आपके अकाउंट में जब पैसे आते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता होगा जिसमें लिखा होता होगा कि डैश डैश नंबर, अकाउंट नंबर क्रेडिटेड, क्रेडिटेड विद डैश डैश आर एस, यानी कि आपके अकाउंट के अंदर इतने रुपए क्या किए गए हैं, क्रेडिट किए गए हैं, यानी कि डाले गए हैं। तो एक तरह से क्रेडिट का मतलब होता है लेना। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो क्रेडिट जब होते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आए, यानी कि आपने अकाउंट में पैसे लिए हैं ना, तो क्रेडिट यानी कि लेना। लेकिन जो साख होता है ना, साख, साख को हम इंग्लिश में क्रेडिट ही बोलते हैं, लेकिन साख के आपके कई रूप होते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एक और एग्जाम्पल से समझाना चाहूं, आप ऐसा मानिए कि आप गांव में हैं और गांव में कोई गरीब किसान है। अब उसको क्या करना है, अपनी फसल बोनी है अपने खेत के अंदर, लेकिन उसके पास जो पैसे नहीं है बीज लाने के लिए, खाद लाने के लिए, है ना, यानी कि अपने खेत की बुआई करने के लिए उसके पास क्या नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो वो क्या किया उसने, वो एक जमींदार के पास गया, या साहूकार बोल लीजिए आप, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। अब ये जो है ना किसान, ये इसके पास गया, और जाने के बाद इसने बोला कि देखिए, मुझे मेरे खेत में क्या करना है, फसल को बोना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो आप एक काम कीजिए, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए कुछ समय के लिए, और जैसे ही मेरी फसल बुएगी और अच्छी फसल होगी ना, तो इस फसल को बेच के मैं आपको जो आपके पैसे हैं ना, वो वापस लौटा दूंगा। तो जमींदार ने क्या किया, ठीक है, कहते हैं ना पहले बातों की ही बात होती थी, यानी कि जो वादे किए जाते थे ना, वो बातों से ही किए जाते थे। तो जमींदार क्या करता था कि उसको कुछ पैसे क्या कर देता था, उधार दे देता था। ठीक है, लेकिन इनकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती थी, उन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर, लेकिन उधार तो मिल गया ना। तो साख को आप एक तरीके से उधार भी बोल सकते हैं, या आप ऋण भी बोल सकते हैं साख को। ठीक है, तो साख जो है ना, इसके कई रूप होते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो एक तरह से आप उधार भी बोल सकते हैं इसको, ऋण भी बोल सकते हैं, क्रेडिट भी बोल सकते हैं, किसको, साख को। ठीक है, और मुद्रा के बारे में आपको अच्छे से पता ही है। मुद्रा मतलब क्या होता है, आपके मनी, यानी कि पैसा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुद्रा और साख। मुद्रा एक मनमोहक और कौतूहल से भरा विषय है। मनमोहक तो ठीक भाई, आपको अच्छे से पता है, भाई किसको अच्छा नहीं लगता, पैसा लगता है ना। और कौतूहल का मतलब होता है एक ऐसा विषय जिसके बारे में जानने के लिए आप इंटरेस्टेड हो। आपका जो माइंड है ना, जिसके बारे में जानना चाहता है। तो आप खुद बताइए, पैसे के बारे में कौन इंटरेस्टेड नहीं है। भाई सभी को पैसे ही तो कमाने हैं ओवरऑल। आप आज तैयारी कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं, पैसों के लिए कर रहे हो, सीधे और सिंपल सी बात है ना। तो मुद्रा एक मनमोहक और कौतूहल से भरा हुआ विषय है विद्यार्थियों के लिए। इस तत्व को उभारना महत्वपूर्ण है, यानी कि विद्यार्थियों को इस टर्म के बारे में, इस बात के बारे में, मुद्रा और साख के बारे में समझना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। इस स्तर पर उद्देश्य यह है कि, यानी कि हमारे इस चैप्टर को पढ़ाने का जो उद्देश्य है ना, वो ये है विद्यार्थी समझें और परखें कि किन सामाजिक परिस्थितियों में मुद्रा के कौन कौन से रूप प्रयुक्त होते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है, भाई सीधा और सिंपल सा है। काफी जगह तो आपने देखा होगा कि लेन देन पैसों में हो रहा है। आपने पैसे यहां से लिए और इस व्यक्ति को पैसे दे दिए, तो आपने पैसों में लेन देन किया। काफी बार आपने ये भी देखा होगा गांव के अंदर कि आपने एक अनाज की बोरी ले ली, और जब आपके घर में अनाज नहीं था, आपने एक अनाज की बोरी उधार ले ली इस व्यक्ति से। ठीक है, और जब आपके पास अनाज हो गया कंप्लीट, तो इस व्यक्ति ने वापस अनाज की बोरी ही वापस कर दी। जब इसके पास अनाज आया, इसकी जब फसल अच्छी हुई, तो इसने अनाज की बोरी जो ली थी उधार, तो एक अनाज की बोरी को ही क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो ये भी क्या हुआ, एक आपका विनिमय का साधन हो गया। तो इसलिए मुद्रा के कौन कौन से रूप हैं, सामाजिक परिस्थितियों में कैसे कैसे हम उनका यूज करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मुद्रा के आधुनिक रूप बैंक प्रणाली से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मुद्रा के जो आधुनिक रूप हैं वो किससे जुड़े हैं, आपकी बैंक प्रणाली के साथ जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं।
भारत की मौजूदा स्थिति में बैंकिंग प्रणाली के कंप्यूटरीकरण से मुद्रा के नए रूपों का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। ठीक है, मुद्रा स्टॉक, अब इसको देखिए आप, मुद्रा स्टॉक, जो मुद्रा स्टॉक होता है वो जनता के पास जो करेंसी होती है ना, और करेंसी के अंदर आते हैं आपके जो नोट होते हैं ना, नोट या फिर सिक्के, ये आपकी करेंसी के अंदर काउंट होते हैं। तो जनता के पास जो करेंसी है तथा बैंकों में इनकी मांग जमाओं से मिलकर बनता है आपका मुद्रा स्टॉक। तो आप याद रखिएगा, जो आपका मुद्रा स्टॉक है वो कैसे बनता है, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। एक तो आपकी करेंसी शामिल होती है, ठीक है, और प्लस में जो मांग जमाएं होती हैं, यानी डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, इनसे मिलकर आपका बनता है मुद्रा स्टॉक। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, यह वह मुद्रा है जिसका लोग अपनी इच्छा अनुसार उपयोग कर सकते हैं और सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि मुद्रा प्रणाली सरलता पूर्वक क्या करे, आपकी काम करे, यानी कि जो पैसों का लेन देन है, जो विनिमय है, वो एक अच्छे तरीके से होता रहे, उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो। ये सरकार का काम होता है कि जो मुद्रा की प्रणाली है वो सरलता पूर्वक काम करे, उसमें कोई भी क्या ना हो, गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो मुद्रा स्टॉक के बारे में आप याद रखिएगा कि जनता के पास जो करेंसी होती है तथा बैंकों में इनकी जो मांग जमाओं से होती है ना, जो मिलकर बनता है आपका मुद्रा स्टॉक। मांग जमाओं का मतलब होता है मांग, यानी कि डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। ये पढ़ेंगे हम आगे कि चीजें क्या होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या होगा यदि सरकार यह घोषणा कर दे कि लोगों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे कुछ करेंसी नोट नई करेंसी से बदले जाने के लिए अमान्य हो जाएंगे। और ऐसा हुआ भी है। कब हुआ था? भारत में नवंबर 2016 में 500 और 1000 के रुपए के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था और लोगों से कहा गया कि वे इन नोटों को एक निश्चित अवधि तक बैंकों में जमा कर दें और बदले में 500 तथा 2000 रुपए के नोट प्राप्त कर लें। और इसे बोला गया था विमुद्रीकरण, यानी कि डीमोनेटाइजेशन। क्या बोला गया था? डीमोनेटाइजेशन बोला गया था। कब हुआ था? भारत में नवंबर 2016 में। कौन से नोट? आपके 500 और 1000 के रुपए को अमान्य घोषित कर दिया था, करेंसी नोटों को, और उसके बदले में आपको नए नोट मिल रहे थे 500 और 2000 के। ठीक है, और एक निश्चित अवधि तक जो पुराने नोट थे उनको बैंकों में जमा कराना था। ये सिचुएशन तो आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकल में भी याद होगी क्योंकि ये हो चुका है। ठीक है ना, और इसको बोला गया क्या? विमुद्रीकरण, यानी कि डीमोनेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? डीमोनेटाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। तभी से लोगों को लेन देने के लिए नकदी के स्थान पर बैंक जमाओं का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यानी कि ये करने का मेन रीजन क्या था? कि भ्रष्टाचार कम हो। एक तो रीजन ये था, और एक जो लोग हैं ना वो नगद चीजों का यूज कम से कम करें। वो हमेशा लेन देन के अंदर किन चीज का यूज करें? जैसे बैंक है तो बैंक से बैंक में ट्रांसफर हो जाए चीजें। जैसे गूगल पे आया, फोन पे आया, तो आपको नगद लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नगद के अंदर भ्रष्टाचार आपका ज्यादा होता है। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट के अंदर जो आपका जीएसटी लगा लीजिए, ठीक है, आपकी जो भी चीजें, जो भी रुपए कटने होते हैं, जो सरकार के पास जाने होते हैं, वो सब कुछ अपने आप चला जाता है। जैसे जीएसटी हो गया, ठीक है, आपके इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेज हो गए, तो वो सब चीजें अपने आप कट जाती है। तो इससे क्या होता है? जो भ्रष्टाचार है ना वो भ्रष्टाचार नहीं हो पाता। ठीक है, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आपने मुझे कोर्स के 717 पे करे, तो ये 717 अगर आप मुझे क्या करें, बाहर पे करें ना डायरेक्ट मुझे, अगर आपने मुझे नगद दिए तो इन रुपयों को मैं क्या करूंगा? सिर्फ और सिर्फ अपने पास रख लूंगा। लेकिन मैं अब एप्लीकेशन के थ्रू हूं, मान लीजिए आप, ठीक है, तो एप्लीकेशन के थ्रू हूं तो इसमें से आपके जीएसटी भी कटती है जो मुझे अलग से भरनी पड़ती है। ठीक है ना, इसमें जो इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज है वो भी कटता है जो मुझे अलग से भरना पड़ता है। तो ये सब चीजें क्या है? इन सब में भ्रष्टाचार नहीं होता और सरकार के पास जो रुपए जाने चाहिए वो सरकार तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो मेन रीजन एक ये भी था कि जो नकदी लेन देन है ना उसको कम से कम किया जाए और जो बैंक जमाओं हैं उनका प्रयोग करने के लिए क्या किया जाए? आपको प्रोत्साहित किया जाए। जैसे आता है बैंक से बैंक हस्तांतरण, यानी कि बैंक से बैंक में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर हो जाएं। इंटरनेट मोबाइल का आप यूज कर रहे हो, जैसे कि गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ठीक है, इन सब चीजों का आप एटीएम कार्ड्स का यूज कर रहे हैं। दुकानों पर जो पॉइंट टू पॉइंट मशीन होती है ना उनके द्वारा, यानी कि नकदी रहित लेन देन की जो विधियां हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाए। आप नगद एक दूसरे को रुपए या पैसे ना दें। ठीक है, इनको लेन देन के लिए नकदी की आवश्यकता को कम करने तथा भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यही चीज मैंने आपको बताई है
कि मेन रीजन क्या था कि आप जो नकदी है वो कम से कम यूज हो, यानी कि नगद पैसे कम से कम यूज हो, और जो भ्रष्टाचार है ना वो नियंत्रण में आ जाए। यही आपका रीजन था उस समय डीमोनेटाइजेशन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थियों को यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि मौद्रिक लेन देन के लिए जो प्लास्टिक कार्डों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन वे अपने आप में मुद्रा नहीं होते हैं। जैसे आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, मान लो आपके पास क्रेडिट कार्ड है और आपकी जेब में है मान लो वो, और वो आप कहीं पे जा रहे हैं आपके पास से वो गिर गया, तो आप क्या कहेंगे कि आपकी मुद्रा, आपके पैसे गिर गए? आप यही बोलोगे ना कि आपका जो क्रेडिट कार्ड था वो गिर गया। और आप ज्यादा शायद कुछ टेंशन में आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। आप क्या करेंगे, आप बैंक के पास कॉल करेंगे और इस क्रेडिट कार्ड को बंद करवा देंगे। क्यों? क्योंकि आपको इतना भी पता है भाई क्रेडिट कार्ड से जब वो पे करेगा या पैसे निकालेगा तो ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। ओटीपी किसके पास है? आपके पास है। और आजकल तो क्या हो गया ना कि जब आप एटीएम कार्ड को जब मशीन में लगाते हैं तो ओटीपी तुरंत जनरेट होता है और वो आपके मोबाइल पे ही जनरेट होगा। अगर आप वो ओटीपी आप उसमें फिल करेंगे ना तभी पैसे निकलेंगे आपके। तो इसलिए बोला गया है कि जो मौद्रिक लेन देन के लिए जो प्लास्टिक कार्ड होते हैं ना जिनका उपयोग किया जा रहा है वो अपने आप में मुद्रा नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? अपने आप में मुद्रा नहीं है, नहीं है, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साख की, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको कुछ कुछ बता चुका हूं। फिर से देख लेते हैं कि साख आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसे हमने क्रेडिट बोला है, इसलिए इसे अवधारणात्मक स्तर पर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी कि एकदम डिटेल से, एकदम बेसिक स्तर पर समझना जरूरी है। साख से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यह सभी के लिए उपलब्ध हो, खास तौर से गरीबों के लिए और यथोचित शर्तों पर, यानी कि टर्म एंड कंडीशंस पर। जैसे मैंने आपको बताया था ना, साख के कई रूप होते हैं। आपने कर्ज लिया, किससे लिया? आपने जमींदार से लिया, आपने साहूकार से लिया, आपने किसी सरकारी जो बैंक है बैंक से, भाई बैंक से भी तो आप उधार लेते हैं ना, लोन लेते हैं, बैंक से भी आप लेते हैं। ठीक है, कोई सहकारी समितियां हो गई उनसे भी आप लेते हैं जाके। ठीक है, आपके गांव में कोई अमीर इंसान है जिसके पास पैसे हैं, आप उनसे भी उधार लेते हैं। तो इसलिए बोला गया है साख से जुड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि यह सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए और खास तौर पर गरीबों के लिए, और ऐसी टर्म एंड कंडीशंस पर होनी चाहिए जिससे गरीब दबे नहीं, उनके लिए वो हेल्पफुल ही हो। उनके काम को, जिसके लिए वो उधार ले रहे हैं ना, उस काम को आगे बढ़ाने में वो अच्छा काम करे। ऐसा ना हो कि गरीब उसके नीचे दब जाए, उसके कर्ज हो जाए या और ज्यादा वो बर्डन में या परेशानी में आ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो साख है वो कैसी होनी चाहिए कि गरीबों के लिए यथोचित शर्तों पर होनी चाहिए, सभी के लिए वो उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, और वो एक पॉजिटिव वे में, यानी कि अच्छा काम करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो साख जो है इसके कई रूप होते हैं, अब शायद आप समझ गए होंगे। ठीक है, यानी कि उधार को, ऋण को भी हम क्या बोलते हैं? साख बोलते हैं। क्रेडिट यानी कि लेना, जो हम लेते हैं उसको भी क्या बोलते हैं? हम साख बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें इस बात पर जोर देना होगा कि यह लोगों का अधिकार है और इसके बिना इस वर्ग का बड़ा हिस्सा विकास प्रक्रिया से बाहर रह जाएगा। अब आप खुद बताइए, भाई ये किसान है, मैंने बताया ना, गरीब किसान है जिसके पास अपने खेत में फसल बोने के लिए बीज लाने के लिए भी पैसे नहीं है, जिसके पास खाद लाने के लिए भी पैसे नहीं है जिसके पास। तो अगर ऐसी सिचुएशन है और उसको कहीं से अगर साख नहीं मिलेगी तो सीधा और सिंपल सा है, वो कैसे विकास करेगा? वो कैसे खाना खा पाएगा? वो कैसे अपनी फसल को बो पाएगा? है ना? तो ऐसा एक वर्ग है जिसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और यह उनका अधिकार भी है। ठीक है, तो हमें नए तरीके ढूंढने की आवश्यकता है और यह विकासशील देशों के सामने सामाजिक चुनौतियों में से एक है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि क्या है जो आपकी साख है ना, ये सामाजिक चुनौतियों में से एक है। ये लाइन आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब बात करते हैं मुद्रा विनिमय। विनिमय को बोलते हैं हम एक्सचेंज। तो मुद्रा क्या है? आपके एक्सचेंज का एक साधन ही है ना। भाई आपको कोई सामान खरीदना है तो आप क्या करते हो? पैसे देते हो। आपने पैसे दिए और जो सामान है वो आपको मिल जाएगा। ऐसा ही तो करते हैं ना, आपको कोई सामान खरीदना है तो मुद्रा क्या है? आपके विनिमय का एक माध्यम होता है, एक जरिया होता है जिसके द्वारा आप एक तरफ पैसे पे करेंगे और दूसरी तरफ जो आपको सामान लेना है वो सामान आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मुद्रा को क्या बोला गया है? विनिमय का एक माध्यम बोला गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। याद रखिएगा,
आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। भाई सीधा और सिंपल सा है, पूरे दिन में हम काफ़ी चीज़ें खरीदते हैं, किससे खरीदेंगे? पैसों से खरीदेंगे। आप दुकान पे गए, आपने क्या खरीदा? आटा खरीदा, चीनी खरीदी, चाय पत्ती खरीदी, कुछ भी लगा लीजिए आप। कपड़े खरीदने गए आप, तो कैसे खरीदेंगे? आप मुद्रा से, यानी कि पैसों का जो लेन देन होगा उससे खरीदेंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे कि अब ये सेवाओं का मतलब क्या है? भाई आप बस में आ रहे हो, तो बस में आने के लिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आप जाते हैं, जब आप बस में बैठ के आते हैं, तो बस में क्या देते हैं? आप किराया देते हैं ना। और जैसे ही आप अपनी जगह पे, अपने जो आपका जो बस स्टैंड है वहां पर पहुंच जाते हैं, तो वहां पे आप उतर गए और आपने जो अपना किराया था वो किसको दे दिया? कंडक्टर को दे दिया। तो आपने क्या ली? आपने बस की सेवा ली है। आपका बस के ऊपर अधिकार थोड़ी ना हो गया। आप अगर उस बस में बैठ के आए हो तो आप ऐसा थोड़ी ना बोलोगे कि मैं इस बस में बैठ के आया और ये बस मेरी है। क्यों? क्योंकि आपने उस बस की सेवा ली है। आपने बस की सेवा ली और जितनी दूर आप बैठ के आए हैं ना, आपने उतने रुपए कंडक्टर को दे दिए। तो आपने क्या ली है? तो मुद्रा के बदले में आपको सेवाएं भी मिलती हैं। जैसे आप किसी कैफे के ऊपर गए, वहां पे आपको कुछ समय के लिए इंटरनेट का यूज करना है, तो आप क्या करोगे? भाई वहां पे रेट रखा हुआ है 50 रुपए पर आवर, आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। तो आप 1 घंटे वहां पे इंटरनेट वाले के पास बैठे, जो कैफे है उसका जो कंप्यूटर है उसको आपने यूज किया, 50 रुपए आपने दिए और आप अपने घर वापस आ गए। तो आपने क्या किया? आपने सेवा ली और उस सेवा के बदले में आपने क्या किया? आपने मुद्रा दिया। ठीक है, तो इसलिए बोला है कि ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जाती हैं। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा भी हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का क्या हो? आपका वादा हो। जैसे कि मैंने किसान का एग्जाम्पल दिया कि आप गए और आपने एक जमींदार को या जो आपका साहूकार है उसको बोला कि मेरे पास फसल बोने के लिए पैसे नहीं है, आप कुछ समय के लिए मुझे पैसे दीजिए, जैसे ही मेरी फसल बिकेगी मैं आपके जो आपके पैसे हैं वो आपको लौटा दूंगा। तो यहाँ पे कोई भी मुद्रा का आदान प्रदान नहीं हुआ। और बाद में क्या हुआ? बाद में भुगतान करने का क्या हो गया? आपका वादा हो गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए ही क्यों होती है? यानी कि जब आप कुछ भी खरीदना जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैसे ही क्यों चलते हैं? जो आपका रुपया बोला जाता है ना, सिर्फ और सिर्फ रुपया ही क्यों चलता है मुद्रा के रूप में? आप जाइए, आपको मान लो कपड़े खरीदने हैं, आप शॉप पे गए और आपने क्या किया? आप 1 किलो अनाज लेके गए। अगर सर ये 1 किलो अनाज दीजिए और इसके बदले में मुझे एक शर्ट दे दीजिए, तो ऐसा भी तो आप कर सकते हैं ना। आप हमेशा पैसे ही लेके क्यों जाते हैं? खरीदारी करने के लिए जब भी आप जाते हैं मनी ही लेके क्यों जाते हैं? आप अपने घर से अनाज लेके जाइए, उनको बोलिए कि भाई मैं आपको 1 बोरी अनाज दूंगा, आप मुझे 5 से 7 कपड़े दे दीजिए। ठीक है, आप ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। तो इसको समझते हैं हम। देखिए कारण बहुत सरल है। क्यों? जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। ये बात तो आपको पता है। भी आपके पास पैसे हैं तो कोई भी वस्तु आप खरीद सकते हैं या कोई भी आप सेवा ले सकते हैं। सेवा के रूप में जैसे मैंने आपको बताया कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु को आप समझ लीजिए, आपने कपड़े खरीद लिए, आपने दुकान से कोई सामान खरीद लिया, तो कैसे करेंगे? आप मुद्रा के हेल्प से करेंगे ना। तो इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए करता है। एकदम इजी लाइन है, आप समझ गए होंगे। अब इसका रीजन जानते हैं हम। तो देखिए, जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं हम। एक जूता बनाने वाला है, उसका उदाहरण लेते हैं हम कि वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। भाई उसके पास जूते हैं, वो उस जूते को बेचना चाहता है और जूते के बदले क्या लेना चाहता है? गेहूं खरीदना चाहता है। तो वो क्या करेगा? भाई सीधा और सिंपल सा है, वो जूते उसके पास जूते हैं, वो जूतों को दुकान में बेच देगा कहीं पर भी, और उसके बदले में क्या मिलेंगे? उसे रुपए मिलेंगे, और वो रुपए का क्या करेगा? बदले में गेहूं खरीद लेगा। ऐसा ही तो सिस्टम है ना। अगर आप लॉजिकली सोचते हैं यही तरीका होगा ना। जूते उसने बेच दिए शॉप पे, शॉप वाले ने क्या दिए? रुपए दिए, और उस रुपए से उसने क्या खरीद लिए? गेहूं खरीद लिए। एक्चुअल में तो यही होना चाहिए ना। अब आप लॉजिक को समझिए यहाँ पे कि जूता बनाने वाला पहले जूते के बदले में मुद्रा प्राप्त करेगा, यही चीज मैंने बताई है, और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। ऐसा ही तो होता है ना। लेकिन आगे देखिए, आप जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता है,
यानी कि वो डायरेक्ट क्या करता है, किसी व्यक्ति के पास गया और उसने बोला कि आप मेरे लिए जूते ले लीजिए और जूते के बदले आप मुझे क्या दे दीजिए, गेहूं दे दीजिए। तो बीच में जो मुद्रा था ना, जो रुपए था ना, उसका रोल खत्म हो गया। आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसने डायरेक्ट आपके जूते ले लिए, उसको जूते की नीड थी और आपको गेहूं की, और उसने आपको डायरेक्ट क्या दे दिए, आपको डायरेक्ट गेहूं दे दिए। तो यानी कि बीच में से जो मुद्रा थी, जो रुपए था, उसका रोल क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आगे देखिए, जरा सोचिए कि जूता निर्माण करता या निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते को सीधे गेहूं से विनिमय करता है तो उसे कितनी ज्यादा कठिनाई होगी। भाई कठिनाई तो होगी ना, भाई जरूरी थोड़ी है उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो जूते के बदले में उसे डायरेक्ट गेहूं दे, ऐसा जरूरी थोड़ी ना उसको मिल पाएगा। तो उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। यानी कि मैंने यही तो चीज यहाँ पे बताई है कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसको जूते की जरूरत है और जो आपको बदले में डायरेक्ट गेहूं ही दे देगा, जिससे मुद्रा का जो रोल है वो बीच में क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, ये चीजें हम जस्ट एक बेसिक को एग्जांपल्स को समझने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर जब सहमति रखते हो ना, तो इसे बोला जाता है आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है और मैंने आपको बता दी है कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि दोनों पक्ष, यहां पे जूता निर्माता भी और उधर गेहूं बेचने वाला भी, दोनों अगर एक दूसरे से ऐसे टकरा गए ना कि एक को जूते की जरूरत है और एक को गेहूं की जरूरत है और बीच में जो आपकी मुद्रा थी उसका रोल बिल्कुल ही खत्म कर दिया, तो अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज खरीदने के लिए और बेचने पर अगर सहमति रखते हो तो इसे बोला जाता है आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। याद रखिएगा, एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा भी रखता हो, ये कंडीशन है दोहरे सहयोग के लिए। आपकी कंडीशन है कि एक किसी वस्तु को बेचना चाहता है, जैसे जूता निर्माता क्या चाहता था, जूते को बेचना, और जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या चाहता है, उस जूते को खरीदना, और बदले में क्या देगा, जो दूसरे वाले व्यक्ति को चाहिए वो चीज उसको मिल जाएगी। जैसे वो क्या देगा, जूते के बदले में गेहूं दे देगा। तो इसको बोला जाता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। भाई संयोग ही तो है ना, संयोग ही है। संयोग कैसे है भाई, जरूरी थोड़ी है आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले, तो ये आपका लक है, ये आपका संयोग ही है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया कि जो चीज आप बेचना चाहते थे वही चीज वो सामने वाला खरीदना चाहता था। ये आपके लिए एक संयोग हो गया, तो इसको बोला गया है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है, यानी कि कंडीशन है, एक इंपॉर्टेंट और एक अनिवार्य, एक जरूरत की कंडीशन है वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना। भाई हमने मुद्रा का उपयोग थोड़ी ना किया, एक ने जूता दिया दूसरे ने गेहूं दिए, तो मुद्रा का रोल खत्म कर दिया। ये चीज मैं कितनी बार बोल चुका हूं, याद रखिएगा आप। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशेषता है, यानी कि ये चीज तभी हो पाएगी जब दोनों की जो सिचुएशन है वो सेम है, दोनों सेम चीजें खरीदना चाहते हो और सेम चीजें बेचना चाहते हो, तभी ये चीज आपकी क्या होगी, आपकी पॉसिबल होगी। ठीक है, याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। भाई सीधा और सिंपल सा हो गया, अगर मुद्रा का यूज हो जाएगा तो दोहरा संयोग थोड़ी ना रहेगा। दोहरा संयोग तो जब ही तो रहता है, कब रहता है, जब आपका मुद्रा का यूज नहीं होता, दोनों सामने वाले की सेम कंडीशंस होती हैं, सेम थिंकिंग होती है, सेम चीजें जब वो खरीदना और बेचना चाहते हैं, उसी को तो हमने दोहरा संयोग बोला है, और उसमें मुद्रा का जो रोल है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जब मुद्रा का प्रयोग ही हमने कर दिया तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कैसे रह जाएगा, वो तो अपने आप खत्म हो गया। समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे। अगर दोहरा संयोग नहीं है तो इस कंडीशन को पूरा करने की जरूरत आपकी नहीं है। देखिए आगे, उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई भी वस्तु खरीद पाएगा। ठीक है, अब देखिए अगली लाइन। क्योंकि जो मुद्रा है विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज करना।
क्या करना, आपका एक्सचेंज करना। तो जो मुद्रा है उसको क्या माना जाता है, विनिमय का माध्यम, यानी एक्सचेंज का मीडियम माना जाता है। माध्यम का मतलब होता है मीडियम। तो जो आपकी करेंसी है या जो मनी है वो मीडियम है किसका, एक्सचेंज का, विनिमय का, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपके प्रारंभिक आहत सिक्के थे। कितने पुराने, लगभग 2500 वर्ष पुराने हैं। कौन से सिक्के, आपके आहत सिक्के जो प्रारंभ में आए थे। ठीक है, और ये आपके गुप्तकालीन सिक्के हैं। ठीक है, किस तरह के, आपके गुप्तकालीन, गुप्त जो शासक थे, जो शासन थे उस समय के सिक्के। और ये थे आपके तुगलक, तो तुगलक आपका जो वंशवाद है उस समय के सिक्के हैं, ये आपके तुगलक के सिक्के, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके अकबरकालीन की मोहरें हैं। अकबरकालीन जो मोहरें थी वो आपकी इस तरह की होती थी। ठीक है, अकबरकालीन सोने की मोहरें, याद रखिएगा। और ये है आपका आधुनिक सिक्का, ये तो हर किसी को पता है। ये क्या है, आपका आधुनिक, यानी आज के समय भी जो आपका यूज होता है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। मुद्रा के आधुनिक रूप, यानी कि जो मनी है, मनी के जो आधुनिक रूप हैं, हम उनके बारे में देखेंगे। तो देखिए, मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय यानी कि एक्सचेंज का माध्यम बन सकती है। भाई बन सकती है क्या, ये तो है ही, जो मुद्रा है यही तो आपके एक्सचेंज का माध्यम है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। भाई पहले के समय में बहुत ज़्यादा, ऋग्वेद उससे पहले के समय में भी। ठीक है, उस काल में क्या होता था, आपके जो अनाज है ना उनसे चीज़ें खरीदी जाती थी। भाई कोई सामान लेना है तो आप बदले में अनाज देंगे और वो सामान आपको मिल जाएगा। या फिर जो पशु है, पशु का लेन देन करते थे, इनकी आपने पशु को दे दिया, बदले में आपको सामान मिल जाएगा। तो बहुत ही पहले के समय में कौन कौन सी चीज़ें, आपका जो अनाज था वो भी क्या था, आपका एक मुद्रा का रूप था। पशु है वो भी क्या था, आपकी एक मुद्रा का रूप है। ठीक है, इसके बाद यानी आने वाले बाद के काल में सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ। ऐसे सिक्के, धातुओं के सिक्कों का चलन, जिसमें कौन कौन से, आपके सोना थे, चांदी और तांबा, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा, यानी कि अब तक भी लगभग ये होता रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं करेंसी की। करेंसी, तो देखिए करेंसी में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, और जिसके अंदर आते हैं आपके कागज के नोट और सिक्के। आपके कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं किसमें, मुद्रा के आधुनिक रूपों में या फिर करेंसी के अंदर। कौन कौन से, कागज के नोट तथा सिक्के शामिल हैं। वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। यानी कि जो आधुनिक मुद्रा है ना ही आपके सोने की बनी है, ना ही आपकी चांदी की, और ना ही आपके तांबे की। और पुराने समय की तरह अनाज और पशुओं की तरह वे रोजमर्रा की चीजें भी नहीं है। जो आपकी आधुनिक मुद्रा है, आप इनका कभी कभी यूज करते हैं, और आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया गया, भाई इसने यहाँ पे ये बताया है कि पुराने समय की तरह ना तो ये सोने चांदी से बनी हुई है, ना ये तांबे से बनी है, यानी कि इतनी ज्यादा बहुमूल्य धातुओं से नहीं बनी कि आपको लालच हो। ठीक है, और ना ही ये ऐसी चीजें हैं जैसे अनाज हो गया या पशु हो गए जो पहले के समय में मुद्रा के रूप में यूज होते थे, तो ये ऐसा भी नहीं है। तो फिर हम इन्हीं को ही विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार करते हैं, यानी कि जो हमारा लेन देन जो होता है वो इनके अंदर ही क्यों होता है, मनी के रूप में ही क्यों होता है। तो इसके बारे में समझेंगे हम आगे। तो देखिए, इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार उसे प्राधिकृत करती है, यानी कि अलाउ करती है। ठीक है ना, सरकार की तरफ से क्या है, वो चीज अलाउ है, वो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है कि इस चीज को हम विनिमय का माध्यम के रूप में स्वीकार करेंगे। और भारत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो है वो आपका केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट क्या करता है, आपका जारी करता है। तो करेंसी नोट कौन जारी करता है, भारत में आरबीआई जो है केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट को जारी करता है। और भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत आपकी नहीं है। भाई सीधा और सिंपल सा है, अगर हर व्यक्ति को मुद्रा जारी करने की इजाजत मिल जाएगी तो जो अमीर गरीब है कौन बचेगा, पर जो गरीब है वो ज्यादा से ज्यादा पैसे छाप लेगा, वो भी अमीर बन जाएगा।
या जो अमीर है वो और ज्यादा रुपए छापने लग जाएगा, और ज्यादा रुपए बनाने लग जाएगा। तो ऐसा थोड़ी ना है, ऐसे रुपए थोड़ी ना बन सकते हैं। एक सिस्टम होता है, एक बैलेंसिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो इसलिए भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत आपकी नहीं होती। कौन जारी करता है? आपका भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, आरबीआई जारी करता है। ठीक है, किसकी तरफ से? केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट को जारी करता है, याद रखिएगा। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। यानी कि आप अगर कहीं पे कोई सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, आपको कोई सामान चाहिए, तो हो सकता है आप क्या करेंगे, अपने साथ 1 केजी गेहूं लेके गए और आपने दुकान वाले को बोला कि आप ये 1 केजी गेहूं रख लीजिए और मुझे बदले में 1 किलो चीनी दे दीजिए। तो दुकान वाला मना कर देगा, कहेगा नहीं मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि आप 1 किलो गेहूं लेके गई, आप 1 केजी गेहूं के बदले 1 किलो चीनी ले रहे हैं, वो मना कर देगा। क्यों? क्योंकि गेहूं आपका विनिमय का माध्यम नहीं है, वो सामने वाले की थिंकिंग पे या सोच पे डिपेंड है। अगर उसको जरूरत है गेहूं की, तब हो सकता है वो गेहूं रख ले और आपको चीनी दे दे। लेकिन विनिमय का जो ऑफिशियल जो माध्यम है वो आपका गेहूं थोड़ी ना है, वो क्या है? वो आपकी मुद्रा है। और जब आप 1 किलो चीनी लाने के लिए जब आप पैसे लेके जाएंगे ना, तो दुकानदार भी आपको मना नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा? पैसों को ले लेगा और आपको 1 किलो जो चीनी है वो आपको दे देगा। क्यों? क्योंकि जो रुपए है, जो मुद्रा है, वो आपके विनिमय का माध्यम है। गेहूं आपके विनिमय का माध्यम नहीं था, तो इसलिए जो दुकानदार है 1 केजी गेहूं लेके गए आप और 1 केजी चीनी मांग रहे हैं, तो वो मना कर देगा, वो आपको चीनी नहीं देगा। लेकिन जब आप पैसे लेके जाएंगे, मुद्रा लेके जाएंगे, रुपए लेके जाएंगे, करेंसी लेके जाएंगे, तब दुकानदार आपको मना नहीं कर पाएगा और वो आपको जो 1 केजी चीनी है वो प्रोवाइड करवा देगा। आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। रुपयों में अदायगी यानी कि रुपए उसको लेने पड़ेंगे, रुपए लेने से वो मना नहीं कर सकता है, आपको सामान देने से मना नहीं कर सकता है। इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। इसलिए विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। जैसे आप कहीं भी, जैसे दिल्ली साइड जाते हैं, तो आप वहां पे देखना, तो 10 रुपए का एक सिक्का चलता है ना, 10 रुपए का सिक्का, तो काफी लोग है ना उसको लेने से मना कर देंगे। उसमें बोलेंगे ये तो ये नकली है। या फिर कोई व्यक्ति बोलेगा कि सर हमारी साइड है ना, इन रुपए को कोई नहीं लेता, हम जब दिल्ली में आते हैं ना यहाँ पे ही ये यूज होते हैं और हम इनको नहीं ले सकते, आप हमें 10 रुपए का जो अपना कागज का नोट आता है ना वही दे दीजिए, हम इसको नहीं लेके जाएंगे। तो एक्चुअल में क्या है ना, जो भारत सरकार है ना उसने ये जारी कर रखे हैं 10 रुपए के जो सिक्के हैं, तो आप इनको ऐसे लेने से मना नहीं कर सकते। या कोई दुकान वाले को अगर आप देते हैं तो वो लेने से मना नहीं कर सकता है, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं कि ये जो है ऑफिशियली डिक्लेयर है और आपको ये लेने पड़ेंगे। लेकिन हर कोई क्या होता है ना, प्रॉब्लम से बचना चाहता है, वो क्या करेगा, कोई बात नहीं, नहीं ले रहा ना यार, इसको 10 रुपए आप कागज के दे दीजिए, ठीक है। और ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों से बच जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि आपका ये ऑफिशियली डिक्लेयर है और इसको लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता है, चाहे आप कहीं पे भी हो कंप्लीट इंडिया के अंदर, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका जो विनिमय का माध्यम स्वीकार्य है सरकार के द्वारा, तो इसलिए इसको कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बैंकों में निक्षेप। अब बात करते हैं हम बैंकों में डिपॉजिट के बारे में। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप यानी डिपॉजिट के रूप में रखते हैं। भाई आप क्या करते हैं, आपके पास पैसे हैं और ज़्यादा पैसे जब आपके पास हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, बैंक में गए और बैंक में जाके अपने जो पैसे हैं उनको डिपॉजिट कर देते हैं, उनको जमा करवा देते हैं। ऐसा ही तो करते होंगे ना। तो देखिए, लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप यानी कि डिपॉजिट के रूप में रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत पड़ती है। यानी कि जरूरी थोड़ी है आपने दिन में 100 रुपये मान लो कमाए हैं आपने, तो 100 रुपए में से जरूरी थोड़ी आप डेली के 100 रुपए खर्च करते हो सकता है भी आप 50 रुपए खर्च कर रहे हो, तो 50 रुपए आपने बचाए और 50 रुपए आपने क्या कर दिया, अपने बैंक में डाल दिए। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, हर महीने के आखिर में वेतन वाले जो मजदूर है, मजदूरों के पास अतिरिक्त नगद होता है। लोग इस अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं,
वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। ऐसा ही तो करते हैं, लगभग सभी लोग ऐसा ही करते हैं। अपने घर पे कोई नहीं रखता, सभी बैंक में अपना खाता खुलवाते हैं और वहां पे इन पैसों को जमा करते हैं। ठीक है, बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद यानी कि इंटरेस्ट भी देते हैं। क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक स्टोरी है, हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर उन्हें सूद यानी कि इंटरेस्ट भी मिलता है। जब आप बैंक के पास जमा करके रखते हैं अपने पैसे को, तो वहां पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। क्योंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। भाई आप बैंक के अंदर गए, आपके पास रुपए ज्यादा थे, आपकी बचत थी, आप बैंक में गए और आपने जाके अपने पैसे को जमा करा दिया। कुछ समय बाद आपको आए और आपको इन पैसों को निकालने की जरूरत थी, तो आपने डिमांड डिपॉजिट का फॉर्म भरा और अपने पैसों को वापस निकलवा लिया। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है कि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए यानी कि डिमांड के जरिए निकाला जा सकता है जब आपको जरूरत है। तो इसलिए इस जमा को हम मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट एक अन्य दिलचस्प सुविधा है। वो कैसे? यह सुविधा इसे मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। मुद्रा यानी कि विनिमय का माध्यम का महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नगद की बजाय चेक से भुगतान करने के बारे में सुना होगा। तो यानी कि आप नगद नहीं निकलवा रहे, आपको एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर आपने क्या किया कि आपने एक व्यक्ति को चेक बना के दे दिया, तो वो व्यक्ति बैंक में जाएगा, उस चेक को जमा करा देगा, और तो उस चेक को जब वो जमा करेगा तो जो पैसे हैं उसके जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या हुआ? तो ये मुद्रा का एक विनिमय का लक्षण हो गया, एक विनय का, मुद्रा का जो विनिमय है उसका एक माध्यम हो गया। तो यहां पे आपने नगद निकालने की कोशिश भी नहीं की और आपने नगद की जरूरत भी नहीं पड़ी। आपने जो बैंक चेक है उसके द्वारा जो पैसे है ना उनका लेन देन कर लिया। तो चेक से भुगतान के लिए जो भुगतान करता है, जिसका किसी बैंक में खाता होता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। और बैंक एक ऐसा चेक, जो चेक है, चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। आप समझ गए होंगे, इसका एकदम इजी लैंग्वेज है। ठीक है, तो देखिए ये होता है आपका चेक द्वारा भुगतान। यानी कि यहां पे देखिए प्रेम कुमार लिखा हुआ है, तो जो प्रेम कुमार है इनको रुपए दिए जा रहे हैं। कितने? आपके 57,000 रुपए। और किसके द्वारा दिए जा रहे हैं? आपके एम सलीम है, जो एम सलीम है इनके द्वारा किसको? प्रेम कुमार को पैसे दिए जा रहे हैं। कितने? 57,000। और इन्होंने क्या किया? ये एक चेक है, इस चेक को काट के दे दिया किसने? एम सलीम ने। किसको? आपके प्रेम कुमार को, याद रखिएगा। और इसमें ये होते हैं आपके चेक नंबर यहां पे, और ये बैंक द्वारा जो प्रयुक्त कोड होते हैं वो आपके यहां पे लिखे होते हैं, और यहां पे ये आपके खाता नंबर होता है। ठीक है, और यहां पे ये जो होता है ना स्टार्टिंग में, ये आपकी बैंक शाखा संख्या होती है, और यहां पे आपकी ये डेट होती है यानी कि दिनांक होती है। तो आप समझ गए होंगे ये होता है आपका चेक। तो चेक द्वारा भी क्या होता है? आपका मुद्रा का विनिमय होता है। मुद्रा का एक माध्यम है ये, जहां पे आपको नगद की जरूरत नहीं पड़ती है, आप चेक को जमा कराएंगे और आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको नगद निकलवाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, यानी कि आपने, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को रुपए भी दे दिए और उनके बीच में नगद लेन देन भी नहीं हुआ। ठीक है ना, बैंक से बैंक में डायरेक्ट हो गया। आपका जो चेक है चेक के माध्यम से हो गया। तो जो चेक है वो भी क्या है? एक मुद्रा का विनिमय का माध्यम है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नगद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। यही चीज तो मैंने आपको बताई है, जो मैंने डिमांड डिपॉजिट के बारे में आपको बताया, चेक के बारे में आपको बताया, यही तो बताया है कि आपको अलग से नगद का इस्तेमाल नहीं करना होता, आपका बिना नगद का इस्तेमाल किए सीधा आपका भुगतान हो जाता है। ठीक है, चूंकि मांग जमाओ यानी कि डिमांड डिपॉजिट को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। किसको? आपके डिमांड डिपॉजिट को।
ठीक है ना। डिमांड डिपॉजिट को क्या समझा जाता है, आपका मुद्रा समझा जाता है। मैंने अभी जस्ट बता भी दिया आपको कि जो मुद्रा है विनिमय का साधन है, ये माध्यम है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा समझा जाता है किसको, आपके डिमांड डिपॉजिट को, ठीक है। आगे चलते हैं। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप जिसमें आपकी करेंसी आ गई, आपका जमा यानी कि डिपॉजिट आ गया, आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए होते हैं। याद रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। भाई जो बैंक है वो आपको क्या देते हैं, ऋण देते हैं, यानी कि आपको उधार देते हैं। तो उधार जब ये देते हैं तो कौन कौन सी ये गतिविधियां हैं वो की जाती हैं, कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशंस रखे जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं। आपने कभी सोचा है, आप गए, आपने बैंक में अपना जो पैसे थे वो जमा करा दिए, तो ऐसा थोड़ी ना है बैंक उनको अपने पास परमानेंट जमा रखेगा। भाई जो बैंक है वो भी तो इन रुपयों का कुछ करता होगा, वो उनको परमानेंट यहीं पे थोड़ी ना रखता है, इनका कुछ ना कुछ इस्तेमाल तो वो करता भी होगा ना। तो उस चीज के बारे में बात की जा रही है कि बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं। यहां एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है, वो क्या है, बैंक जमा रकम का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रख लेते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसका मतलब पता है क्या है, एक बैंक है और आप ये मानिए इस बैंक के पास 100 करोड़ पैसे क्या है, जमा है। 100 करोड़ जो रुपए हैं वो जनता के इस बैंक के पास जमा है। अब 100 करोड़ का मान लो आप 15% लगा, मान लो 15 करोड़ रुपए, तो बैंक क्या करेगा, 15 करोड़ रुपए तो अपने पास रख लेगा, नगद के रूप में अपने पास जमा रखेगा, ठीक है। और जो 85 करोड़ रुपए बच गए ना, उनको क्या करेगा, उधार दे देगा, ऋण के तौर पे दे देगा, साख के तौर पे दे देगा, ठीक है ना। ऐसा करते हैं आपके बैंक। तो उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। आगे देखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया गया है। और आगे देखिए, क्योंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नगद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नगद से आराम से चल जाता है। कहने का मतलब क्या है, भाई 100 करोड़ पैसे थे, 100 करोड़ रुपए थे बैंक के पास, इसमें से क्या किया, 15 करोड़ इसने नगद के रूप में रख लिए और 85 करोड़ क्या कर दिए, आपके उधार दे दिया, ऋण के तौर पे या साख के तौर पे किसानों में या किसी को भी उधार के तौर पे, लोन के तौर पर दे दिए। अब ये 15 करोड़ क्यों रखे, भाई 100 करोड़ जमा थे, भाई हो सकता है ना कि कुछ लोगों को पैसों की अर्जेंट जरूरत पड़ जाए और वो बैंक में पहुंच जाएं, और बैंक में पहुंचने के बाद वो रुपए निकालेंगे तो कुछ तो बैंक के पास रुपए नगद के रूप में होने चाहिए ना। तो जो 15 करोड़ रखे हैं ना, इनमें से बैंक क्या करेगा, उनको दे देगा। अब आप ये कहेंगे कि सर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है सारे के सारे 100 करोड़ वाले ही आ जाएं, सारे के सारे एक दिन मांगने आ जाएं। तो ऐसा नहीं होता है, इस बात को आप याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर दिन जरूरी नहीं है सभी को पैसे की जरूरत पड़े, और कुछ लोगों को ही जरूरत पड़ती है। एक एवरेज मान के चला जाता है, और उस एवरेज के अकॉर्डिंग अगर आप 15% अपने पास नगद रख रहे हैं ना, तो आपका इजिली काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक रूल होता है कि बैंक को अपने पास 15% जो पैसे हैं वो रखने पड़ते हैं नगद के रूप में, जो बाकी पैसे होते हैं ना उनका वो यूज कर सकते हैं विभिन्न विभिन्न जो गतिविधियां हैं उनके अंदर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाई मैंने बता दिया ना, भाई 100 में से 15 करोड़ तो पास रख लिए और जो 85 करोड़ थे उसको ऋण देने के लिए इस्तेमाल कर लिया। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही चीज मैंने आपको बताई है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद भी रखिएगा आप। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, इनकी जमाकर्ता एवं जिन्हें राशि की जरूरत है, इनकी कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करता है। देखिए बैंक का यही काम होता है। बैंक में क्या होते हैं, पैसे जमा होते हैं, ठीक है। तो जो ऋण लेने के लिए आता है तो बैंक इन पैसों में से इनको ऋण दे देता है, यानी कि ये तो आपके कर्जदार हो गए बैंक के पास रुपए लेके गए, और इधर से आएंगे कौन, बैंक में जमा कराने वाले, ठीक है, इनके जमा करता आएंगे। तो ये जमाकर्ता जो हैं इन्हीं के तो पैसे हैं जो कर्जदार को दिए गए हैं, लेकिन मध्यस्थता का काम किसने किया, आपके बैंक ने किया। यानी कि बैंक के जरिए जो जमाकर्ता के पैसे थे ये किसको मिल गए, कर्जदार को मिल गए।
और इसमें जो बीच में विनिमय का जो माध्यम था कौन था, आपका बैंक था, बैंक ने दिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप। तो बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं इससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते भी हैं। यानी कि जो बैंक है, ऐसे समझिए आप, ये बैंक है, तो यहां पे जमा कराने वाले आए तो इन्होंने यहां पे पैसे जमा कराए, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट इन जमाकर्ता को भी दे रहा है बैंक। फिर नॉर्मल सी बात है, इनके पैसे को यहाँ पे जमा रख रहा है और जमा रखने के बाद जो कर्जदार है उनको लोन पे दे रहा है, तो इसको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए जमाकर्ता को, क्योंकि इसी के तो रुपए हैं वो। तो क्या करेगा, इनको कुछ रुपए देगा वो इंटरेस्ट के तौर पे। मान लो 8% इंटरेस्ट दिया मैंने, ये मान लिया, ठीक है 8% है, या आप रुपए में मानिए, जो 8 रुपए हैं वो जमाकर्ता को दे रहा है बैंक। ठीक है, और यहां पे कर्जदार आ गया, कोई लेने वाला आ गया, तो बैंक ने क्या किया कि 10 रुपए ब्याज के ऊपर इस कर्जदार को रुपए दे दिए। ठीक है, तो 10 रुपए यहां से इसके पास आ जाएंगे बैंक के पास, और 10 में से 8 रुपए इसने जमाकर्ता को दे दिए, तो 2 रुपए किसके पास बचे, बैंक के पास बच गए ना। तो यही बैंकों का कमाने का तरीका होता है कि जो जमाकर्ता है उसको इंटरेस्ट कम देंगे, और जो कर्जदार है, जो बैंक से रुपए लेने के लिए आया है, कोई गरीब किसान है या कोई भी व्यक्ति जो लोन लेने के लिए आया है, उसको ज्यादा रुपए में लोन देंगे। ठीक है, ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देंगे, और जो बीच का डिफरेंस होता है ना, उसी में ये बैंक क्या करते हैं, अपनी कमाई करते हैं। आप शायद समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। यही चीज आपको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी प्रैक्टिकल तरीके से कि एक जो बैंक है, बैंक ने क्या किया कि आप जमा करता है, बैंक के पास आए और आपने बैंक में पैसे जमा कर दिए, और बैंक में आप पैसे जमा कर रहे हो, इसलिए बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया कि भाई मैं आपको 8 रुपए दूंगा कि आप मेरे पास आए और मुझे अपने पैसे जमा करने के लिए रख रहे हो, आप मेरे अंदर जमा रखने के लिए आप पैसे दे रहे हो। अब यहां से कोई कर्जदार आ गया जिसको पैसों की जरूरत थी, तो ये भी बैंक के पास आया और बैंक में से जो पैसे थे ये लेके चला गया, और बैंक ने क्या किया, 10 रुपए, बैंक ने बोला कि मैं आपको रुपए दे दूंगा कर्ज के तौर पे, लेकिन 10 रुपए लूंगा मैं आपको बदले में, उस पैसे के बदले में 10 रुपए लूंगा। तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, कर्जदार बोला भाई मुझे जरूरत है 10 रुपए, ठीक है आप 10 रुपए मैं दे दूंगा आपको ब्याज के तौर पे। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, इस 10 रुपए में से 8 रुपए इसको दे दिए, तो जो 2 रुपए जो बीच का डिफरेंस बच गया वो किसके पास रह गया, बैंक के पास रह गया। और यही यहां पे इस लाइन में बताया गया है कि कर्जदारों के लिए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का जो अंतर है वो ही बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। इस लाइन को भी याद रखिएगा और प्रैक्टिकल तरीके से समझ के याद रखिएगा ताकि आप भूले नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बैंक की आय कैसे बढ़ती है कि जमाकर्ता आया, लोग ने जमा किया, ठीक है, और लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं, सीधा और सिंपल सा है। इधर से कर्जदार आए, लोग ऋण लेते हैं और लोग ऋण ले जाते हैं और ब्याज को देते हैं बैंक को, तो इससे क्या होगी, जो बैंकों की आय है वो आपकी बढ़ जाती है। याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चीज मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दी है, आगे बढ़िए। अब है साख की 2 विभिन्न स्थितियां। अब साख के बारे में मैंने क्या बताया था कि साख आपका ऋण होता है, आपकी उधार होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साख बोलते हैं, हम क्रेडिट भी बोलते हैं साख को, इंग्लिश में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी ये बात। तो यहां पे 2 विधियां हैं, 2 आपके एग्जाम्पल लिए गए हैं जिनके द्वारा आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो देखिए, हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। बिल्कुल, हम काफी चीजें जो लेन देन है अपनी डेली लाइफ में लेन देन करते हैं ना, जहां पे हम विभिन्न प्रकार के ऋण का प्रयोग भी करते हैं। ऋण यानी कि उधार से तात्पर्य एक ऐसी सहमति से है जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान का वादा लेता है। यही एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था कि एक जो गरीब किसान है उसको फसल बोने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, वो किसके पास गया, साहूकार या कर्जदार के पास गया, और जो साहूकार या कर्जदार था या तो उसको धन देगा या उसने क्या किया, बीज दे दिए या फिर अपना ट्रैक्टर वगैरह है वो मुहैया करवा दिया, और क्या लेगा इसके बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का क्या ले लेता है, वादा ले लेता है। और उसकी भी कुछ ना कुछ अपनी अपनी टर्म कंडीशंस होती हैं कि भाई मैं आपको इतना धन दे रहा हूं तो बदले में वापस आपसे इतना धन लूंगा। अगर मैं आपको बीज दे रहा हूं तो वापस बीज के बदले में आपसे इतने गेहूं लूंगा।
या जो सेवाएं मुहैया करवा रहा हूं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया, कुछ भी लगा लीजिए आप, जो सेवाएं मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो उसके बदले में मैं आपसे इतना धन, इतना गेहूं या इतनी सेवाएं, कुछ भी लगा लीजिए आप, वो मैं वापस लूंगा। तो ये होता है उधार या ऋण देने का एक तरीका। तो अब हम निम्नलिखित दो उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिका होती है। तो चलिए समझते हैं ऋण की भूमिका को। देखिए, त्योहारों का मौसम है, ठीक है। अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3000 जोड़ी जूतों की मांग आती है। यानी कि एक जो व्यापारी है वो क्या कहता है, सलीम के पास एक लेटर लिखता है कि मुझे 3000 जोड़ी जूते चाहिए, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। 1 महीने के अंदर चाहिए उसको, व्यापारी को। और वो अपना जो निर्माण का जो ऑर्डर है वो सलीम को दे देता है और सलीम को बोलता है कि मुझे 1 महीने के अंदर 3000 जोड़ी जूते चाहिए, ठीक है। उत्पादन के समय को या उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है और इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम को 2 स्रोतों से ऋण लेता है। अब वो 2 स्रोत कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला है, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा हबी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। यानी कि वो गया, भाई जूते बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, चमड़ा चाहिए ना। तो वो जो चमड़े वाला जो व्यापारी है उसके पास गया और वो कहेगा कि भाई मुझे इतना चमड़ा दे दीजिए आप, ठीक है, इतना चमड़ा दे दीजिए आप, और इसका जो भुगतान है ना वो मैं आपको बाद में करूंगा। बाद में करने का मतलब, जब मेरे जो 3000 जो मेरे जूते हैं उनको जब मैं व्यापारी को दे दूंगा और जब मेरे पास पैसे आएंगे ना, तब मैं आपको इस चमड़े का भुगतान कर दूंगा। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा क्या है, वह उस बड़े व्यापारी से 1000 जूते के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज ले लेता है। पर 3000 जोड़ी जूते थे, तो वो व्यापारी को बोलेगा कि आप मुझे एक सुरक्षा के तौर पे क्या कीजिए, 1000 जोड़ी जूते हैं ना उनका अग्रिम भुगतान कर दीजिए। यानी कि आप ये समझिए कि मैंने 1000 जो जोड़ी जूते हैं वो आपको बना के दे दिए और आप मुझे 1000 जोड़ी जूतों का जो अग्रिम भुगतान है ना वो कर दीजिए, ताकि जो चीजें मुझे खरीदनी है, जिन चीजों का मुझे यूज करना है, उनमें मैं इन पैसों का यूज कर पाऊं, मुझे और कहीं से ऋण वगैरह उधार वगैरह न लेना पड़े, ठीक है। तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। कौन? आपका सलीम। और महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार के लिए धन की अदायगी भी कर देता है। यानी कि चमड़े वाले को उसने चमड़े के रुपए पहुंचा दिए, जो व्यापारी था जिसने 3000 रुपए का जो ऑर्डर दिया था उसके 3000 जूते भी पहुंचा दिए, और खुद जो लाभ है, खुद से लाभ जो प्रॉफिट है वो भी कमा लिया। किसने? आपके सलीम ने। तो एक तो आपकी सिचुएशन है ये। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल पे। तो देखिए, सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। देखिए, इस लाइन का मतलब आप समझ गए। भाई कार्यशील पूंजी का मतलब क्या है कि जब आप किसी ऑर्डर को पूरा कर रहे हैं ना, तो उस समय आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, वो कौन कौन से काम हैं जिनके लिए आपको पैसों को खर्च करना पड़ता है, वो आपकी कार्यशील पूंजी है। तो सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है, यानी कि उधार लेके पूरा करता है। या तो उसने जो चमड़ा बनाने वाला था उससे चमड़ा उधार ले लिया, या फिर जो व्यापारी था उससे 1000 जूतों का अग्रिम भुगतान करवा लिया। तो उसने ऋण लिया और उसके द्वारा अपनी जरूरत को पूरा कर लिया, और ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। तो इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। तो यहां पे जो उसने उधार लिया था वो क्या हुआ, उसके लिए अच्छा रहा। यहां पे जो उधार लेना था वो सलीम के लिए अच्छा रहा, क्योंकि उसने समय पे जूतों का ऑर्डर भी पूरा कर दिया, चमड़े वाले का जूते जो चमड़ा था उसके पैसे भी पहुंचा दिए, और साथ में कुछ भी क्या कर लिया, खुद भी प्रॉफिट कमा लिया। तो यहाँ पे जो सलीम ने ऋण लिया उसके लिए महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रहा। जो पॉजिटिव भूमिका है, जो पॉजिटिव अपनी जो एनर्जी है वो दिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए आप। यहाँ पे है सौपना। ठीक है, यहां पे किसके एग्जाम्पल है? सौपना का एग्जाम्पल है। देखिए आप, देखिए यहां पे जो सौपना है ना उसकी समस्या के बारे में बताया गया है। अब ये सौपना कौन है तो चलिए समझते हैं। एक छोटी किसान है सौपना, अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी, खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है।
भाई उससे वहां पे क्या किया था, सलीम ने ऋण लिया था किससे, जूते वाले से अग्रिम भुगतान ले लिया, और जो चमड़ा वाला था उसको बाद में भुगतान करने का वादा कर दिया। तो एक तरह से वो भी क्या है, आपका ऋण है ना, उसने अपनी जबान दे दी ना, तो वो भी क्या हुआ, एक प्रकार से ऋण हुआ, एक प्रकार से साख हुई। ठीक है, तो यहाँ पे स्वप्ना ने क्या किया कि उसको जमीन में क्या उगाना था, अपनी मूंगफली उगानी थी। तो फसल तैयार होने पर जो कर्ज का अदा कर देगी उसने ऐसा सोचा, और खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण ले लिया। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयां भी छिड़कती है, उसके कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है, और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम भी बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा भी बेचना पड़ता है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या समझाया है, भाई जो सलीम था, सलीम ने भी क्या लिया था, आपका ऋण लिया था, उधार ली थी, लेकिन वहां पे उसका जो ऋण लेना था ना, उसके लिए सकारात्मक रहा। ठीक है, यहां पे स्वप्ना थी, तो यहां पे जो स्वप्ना है इसने भी क्या किया, ऋण लिया, यानी कि उधार लिया, लेकिन यही उधार, यही ऋण इसके लिए क्या बन गया, एक खतरनाक काम बन गया। यानी कि इसके लिए क्या बन गया, एक नेगेटिव पॉइंट बन गया। क्यों, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई, कीटनाशक थे उसकी फसल को खा गए, और वो किस में बदल गई, वो कर्जे में डूब गई। तो यहां पे ऋण लेना क्या हुआ, नेगेटिव हुआ, लेकिन सलीम के मामले में ऋण लेना क्या हुआ, आपका पॉजिटिव हुआ था। तो दोनों सिचुएशंस को आप समझ गए होंगे, स्वप्ना की सिचुएशंस भी और आपके सलीम की सिचुएशन भी। स्वप्ना के लिए ऋण लेना नेगेटिव था, और जो आपके सलीम थे, सलीम के लिए जो ऋण लेना था वो आपका पॉजिटिव रहा था। ये दोनों सिचुएशन आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। आ गया ना आपका मतलब, साख का मतलब आप समझ गए ना। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां पे जो साख है उसको किस लिए लेते हैं, जो ऋण है, जो उधार है, हम किस लिए लेते हैं, फसल उगाने के लिए लेते हैं। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3 से 4 महीने का अंतराल होता है। ये भी आपको पता होगा। भाई आज आप फसल बो रहे हैं, जब आप उसको काटोगे तो फसल बोने और काटने के बीच में कम से कम 3 से 4 या 5 महीने का अंतर होता है। जिस बीच में जो फसल है उसको पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है, आपकी फसल को सुखाया जाता है, उसकी कटाई की जाती है ना। तो 3 से 4 या 5 महीने आपके लग जाते हैं इस बीच में। तो आमतौर से किसान ऋतु के प्रारंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर करती है। भाई इसी पे तो डिपेंड करेगी ना। फसल अच्छी हुई, अच्छे पैसे आए, तो किसान ने क्या किया, जिसे कर्ज लिया था, जो साहूकार था, जो जमींदार था, जो उससे उसने पैसे लिए थे, उसको पैसे वापस कर देगा और खुद भी लाभ कमा लेगा अगर फसल अच्छी हुई तो। और अगर फसल बर्बाद हो गई तो स्वप्ना की तरह क्या होगा, वो कर्जे में डूब जाएगा। तो किस पे डिपेंड हुआ, आपकी फसल की कमाई के ऊपर डिपेंड हुआ ना। तो यही चीज यहां पे आपकी समझाई गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई, हम पढ़ चुके हैं। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। और किसको बेचा होगा, सीधा और सिंपल सा उस साहूकार या कर्जदार को बेचा होगा। ठीक है, साहूकार जो या जो लेनदार था उसका, जो जमींदार था जिससे उसने रुपए लिए थे, उसको बेच दिया होगा। ऋण से स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति क्या कर दी, बदतर कर दी। यानी जो उसने ऋण लिया था उस ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाया नहीं, बढ़ाने की बजाय उसने सोचा तो ये था कि इससे मैं फसल बोऊंगी, मेरी फसल अच्छी होगी, मैं ज़्यादा पैसे कमाऊंगी, अपनी आय को बढ़ाऊंगी। लेकिन उसकी कमाई को बढ़ाने के बजाय, उसकी आय को बढ़ाने की बजाय उसकी स्थिति को क्या कर दिया, बदतर कर दिया। बदतर का मतलब होता है जैसी स्थिति थी उससे भी बेकार कर दी। ठीक है, जैसे बदतर का मतलब होता है जैसी स्थिति थी उससे भी क्या कर दी, आपकी बेकार कर दी। इसे आम भाषा में बोला जाता है कर्ज जाल। याद रखिएगा, कर्ज जाल किसे कहते हैं, जो आपकी स्थिति है वो बदतर हो जाए। यानी कि आपने ऋण लिया अच्छे के लिए, लेकिन आपका उल्टा हो गया, आप उस कर्जे में दबते चले गए, आपकी फसल अच्छी नहीं हुई, आप बर्बाद हो गए एक तरह से। ठीक है, तो उसको बोला जाता है आम भाषा में कर्ज जाल। ठीक है, इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक आपका होता है। भाई अपनी जमीन तक बेचनी पड़ गई, तो इससे ज्यादा कष्टदायक क्या चीजें होंगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है
जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। किस मामले में? क्या आपके सलीम के मामले में। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई। किसकी? स्वप्ना की। तो ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है कि ऋण उपयोगी होगा या नहीं किस बात पर निर्भर करेगा? यह परिस्थिति के खतरों पर और हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करेगा। आपका क्या? ऋण का उपयोगी होना या फिर ना होना। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो देखिए, ये आपके चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट है, जल्दी ही आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा। थैंक यू।